बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम कैपिटल लाइव विद अनीका। मैं हूं आपके साथ अनीका नसार। नाज़रीन, आज से कोई 2 महीने पहले मैंने अपने एक प्रोग्राम में ये कहा था कि लिख कर रख लीजिए, पीपल्स पार्टी किसी भी सूरत पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के साथ ना तो इस्तीफे देने को तैयार होगी और ना ही किसी तरीके से अपनी सूबाई हुकूमत को कुर्बान करने पर तैयार होगी। ये बात मैंने हवा में नहीं बल्कि अपने जराए की बड़ी तस्दीक शुदा खबर के बाद कही थी। इस्लामाबाद की बड़ी अहम शाहरा के ऊपर मरगला रोड पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की टॉप टियर लीडरशिप गाड़ी में मारी मारी फिरा करती थी। कोशिश होती थी कि कोई मुलाकात हो जाए, उस मुलाकात के बाद मामलात बेहतरी की तरफ आते हुए नजर आए। रातों को कॉलें की जाती थी और कहा यह जाता था कि किसी तरीके से कोई राह हमवार की जाए। अब राह हमवार हुई या नहीं हुई ये बात तो जो है वो कुछ आने वाले वक्तों में प्रूव होगी, लेकिन एक बात जरूर वाज़े हो गई। वो बात ये कि पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट जिस जोरों शोर से इस्तीफों की बात करती थी, ये कहती थी कि हमें सेनेट इंतखाबात में भी जाने की जरूरत नहीं, पीपल्स पार्टी के अलावा ऑफ कोर्स बाकी जमातों का ये वाला मौकफ अब थोड़ा सा जोर उसका टूटता हुआ नजर आ रहा है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक बार फिर ऐसा लगता है कि पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की अपनी गले की हड्डी बनने जा रही है। ऐसी सूरत हाल में कल की जो मुलाकात हुई थी पार्लियामेंट्री मीटिंग, उसके अंदर नवाज शरीफ साहब ने भी जो तजवीज़ पीपल्स पार्टी की तरफ से आई थी उसको रद्द किया था और आज भी हम लोगों को राबते बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। नवाज शरीफ साहब और मौलाना फजल रहमान साहब के बीच में बात होती है और इस गुफ्तगू के अंदर कुछ चीदा चीज़ें डिसाइड की जाती हैं, जिसके अंदर ऑफ कोर्स आगे बढ़ना, इस हुकूमत को गिराना, इस हुकूमत को सिर्फ मुतजलजल करना नहीं बल्कि घर वापसी कराना एक बहुत अहम मौकफ है। इसके अंदर याद रहे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा ये कहती रही है कि हम किसी भी तरह से गैर जमहूरी तरीके से इस हुकूमत को गिराने के हक में नहीं होंगे, लेकिन मौलाना फजल रहमान साहब का मौकफ हमेशा से ये रहा है कि इस्तीफे दें और चलते बनाए इस हुकूमत को। अब ऐसा लगता है कि मुस्लिम लीग नवाज भी इसी मौकफ की तरफ टिल्ट होती हुई नजर आ रही है। खबर यह भी है कि जब से घड़ी खुदाबख्श के अंदर मरियम नवाज साहिबा की और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की मुलाकात हुई है, तब से कुछ चपकलिश बढ़ती चली जा रही है, तनाव बढ़ता चला जा रहा है। बज़ाहिर बड़ी अच्छी मुलाकात नजर आने वाली, ऐसा लगता है कि पीछे ही पीछे कुछ मामलात इस तरह से हुए कि एक लाइन की बजाय अब 2 मुख्तलिफ लाइनें, 2 मुख्तलिफ सिमतें हमें नजर आ रही हैं। और याद रखिए कि शुरू में 1 डिग्री का फर्क आगे चल के बहुत बड़ा फर्क बन जाया करता है। तो क्या पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का ये फर्क जो है ये हुकूमत के फायदे में है या नहीं? आज ही अभी ही थोड़ी देर पहले शाह महमूद कुरैशी साहब ने भी पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का शिराजा बिखरने का इंदिया दे दिया है। अब होना क्या है इस हवाले से बात करेंगे। एंड नॉट जस्ट दैट, बल्कि जरदारी साहब ने जिस तरीके से मना किया कि हम लोग किसी भी तरह से इस्तीफों के बाद और इस तरह अनडेमोक्रेटिक मूवमेंट नहीं करेंगे, उससे भी ऐसा लगता है कि राहें जुदा होने लगी हैं। ऐसे में पीएमएलएन क्या करेगी, इस हवाले से भी बात करेंगे। मैं अपने मेहमानों का तारुफ करवा दूं। मेरे साथ आज मौजूद हैं शौकत बसरा साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, स्पोक्स पर्सन है। बहुत शुक्रिया बसरा साहब, आपने हमें ज्वाइन किया, प्लेजर हैविंग यू। हमारे साथ खेलदास कोहिस्तानी साहब हैं, पार्लियामेंटेरियन हैं, एमएनए हैं, इसके साथ साथ पीएमएलएन के रहनुमा हैं। बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया खेलदास कोहिस्तानी साहब। ब्रिगेडियर फारूक हमीद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, वेरी सीनियर एनालिस्ट। बहुत शुक्रिया फारूक साहब, आपने भी ज्वाइन किया। बिफोर आई स्टार्ट द कन्वर्सेशन, मैं ब्रेक की तरफ जाऊंगी, ब्रेक के बाद वापस आते हैं और उसके बाद फिर शो का बाकायदा आगाज करते हैं। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे कुछ मामलात हुकूमत के लिए गड़बड़ जा रहे हैं, कुछ पीटीएम के लिए गड़बड़ जा रहे हैं, लेकिन अल्टीमेटली लगता है ऐसा कि ब्रॉडशीट के मामले के अंदर दोनों ही लपेटे जाएंगे। बसरा साहब, सबसे पहले मैं आपकी तरफ ही आती हूँ, उसके बाद ऑपोजिशन और फारूक साहब की तरफ भी जाएंगे, क्योंकि फारूक साहब का तो नैब का भी एक्सपीरियंस है, तो हमें बता भी सकेंगे कि ब्रॉडशीट के मामले में क्या होगा। बट बसरा साहब, हुकूमत ने अब यह डिसाइड कर लिया है कि वो पनामा वाले जेआईटी की तर्ज के ऊपर एक और इन्वेस्टिगेशन के लिए जॉइंट टीम बनाई जाएगी या एक टीम तश्कील दी जाएगी अजमत सईद साहब के अंडर। एंड कंसिडरिंग कि आप लोग ये समझ रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ ऑपोजिशन इसके घेरे में आएगी और ऑपोजिशन ये समझ रही है कि आप लोग घेरे में आएंगे, ये ऊंट बैठेगा किस करवट में हुकूमत की नजर में? कहते हैं कि ये पनामा से भी बहुत बड़ा स्कैंडल साबित होगा। उसकी वजह यह है कि इसमें डिटरमिन ये होना है कि कौन कौन से वो लोग हैं जिन्होंने वहां पाकिस्तान से बसर साहब, आपकी इंटरनेट का इशू आ रहा है,
आपकी इंटरनेट का थोड़ा इशू आ रहा है, मैं कोशिश करती हूँ फोन लाइन पे एटलीस्ट आपसे कनेक्शन हो सके। कोहिस्तानी साहब, आपकी तरफ आऊँगी। अब हुकूमत का नज़रिया तो हम जान लेंगे, लेकिन आपकी नज़र में ऑपोजिशन के लिए टफ टाइम आने वाला है, क्योंकि हुकूमत बड़े कॉन्फिडेंस से कह रही है। आज वजीर इत्तलात ने बोला है कि दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, इट विल बी नॉट एन इशू फॉर द गवर्नमेंट बट फॉर द ऑपोजिशन। और ऑपोजिशन तो हमें पता है पहले कितने पानी में है, पहले मसले में है, पहले जो है वो अकॉर्डिंग टू फवाद चौधरी साहब अब्बू बचाओ मुहिम पर लगी हुई है। तो फिर एक और मसला नहीं गले पड़ जाएगा ऑपोजिशन के? अनिका, देखें, यही पीटीआई की हुकूमत जब अपोजिशन में थे तो किस तरह ये कहते थे कि कौम का पैसा जाया होता है, इजलास बुलाते हैं, फिर पैसा जो बड़ी ये साफ शफाफ की बात करते थे। आप देखें, ये इन्होंने इजलास गलत में बुला लिया रात को 11 बजे, मतलब लोग जब सोए हुए थे तो सुबह एमएनएस को पता चला कि इजलास है। इजलास थोड़ी देर चला के वो फिर एडजर्न किया गया। आज फिर 2 दिन के लिए इजलास को एडजर्न किया गया है। तो आप मुझे बताएं, ये जो लाखों करोड़ों जो पैसे टैक्सेस अवाम के ये लगते हैं, एमएनएस आते हैं, ये टीएडीए बनते हैं, ये इनको जिस तरह हुकूमत अपने एमएनएस को बांटती है, मगर सेशन इसलिए नहीं चल रहा है कि पीडीएम की जो क़यादत है या जो पार्टी है, कल जैसे हमारी मरियम नवाज साहबा की क़यादत में पार्लियामानी पार्टी की मीटिंग हुई, इनको खौफ इतना है कि ये जो इन्होंने ब्रॉडशीट हो, चीनी का डाका हो, आटे का डाका हो, तेल का डाका हो, ये बात अवाम की करने आ रही है अपोजिशन। तो इन्होंने इजलास को 2 दिन के लिए, मुझे बताएं कि क्यों ये ताले लगा? कोहिस्तानी साहब, ऑपोजिशन अवाम की बात करने आ रही है। मुझे तो हर जलसे के अंदर नवाज शरीफ साहब के साथ क्या हो रहा है, जरदारी साहब के साथ क्या हो रहा है, ऑपोजिशन को कैसा डील किया जा रहा है, इसकी आवाजें आती हैं, या इक्तदार कैसे छीना गया। आटे चीनी ये तो सिर्फ वो जो होता है ना, वो खाना पूरी करने के लिए थोड़ी थोड़ी फिलर्स होते हैं, वो उस तरह से आप बात करते हैं अवाम के मसलों की, फिर आप कहते हैं अवाम के मसलों के लिए हम एहतजाज कर रहे हैं। अनिका, देखिए, नवाज शरीफ को डिस्कस करने के लिए गवर्नमेंट खुद ही, उनकी कैबिनेट के इजलास हो या कोई और उनका फोरम हो या प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, 24 घंटे वो नवाज शरीफ के खौफ और नवाज शरीफ के नाम को वो डिस्कस करते हैं और उनको सवार है नवाज शरीफ और मरियम नवाज और शहबाज शरीफ। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर अपोजिशन का इनको खौफ नहीं है, डर नहीं है, तो क्यों नहीं ये पार्लियामेंट जो फोरम है, हमारा अवाम का फोरम है, जहाँ पे ये सारे मसाइल बात होगी, ब्रॉडशीट से लेकर जो इन्होंने नाली, जो मलेशिया में जो पीआईए की सिविल एविएशन की जो तबाही इन्होंने की है, हम तो बात करना चाहते हैं, ये इसी पे हम यही बात करते हैं। हमने देखे ना शहबाज शरीफ का प्रोडक्शन आर्डर मांगा, ना खुर्शीद शाह का प्रोडक्शन आर्डर मांगा, ना ख्वाजा आसिफ का प्रोडक्शन आर्डर मांगा, ना हमसे। अब ये भागना चाहते हैं। ये आए थे हमसे एनआरओ लेने, इनकी पार्लियामानी पार्टी के सीनियर रहनुमा आए थे कि आप हमें चलने दें। हमने कहा आप आए, अवामी इश्यूज पे हम बात करेंगे, हम सारे आपकी जो नायली है उस पर बात करेंगे। अवामी इशू क्या ये है कि शहबाज शरीफ साहब को रिलीज कर दिया जाए? अवामी इशू क्या ये है कि किस तरह का एहतसाब हो रहा है? अवामी इशू क्या ये है कि नवाज शरीफ साहब के ऊपर कितना जुल्म हुआ है? अवामी इशू तो ये है कि आटा चीनी का स्कैंडल आया है। अवामी इशू तो ये है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हो रहा है। कोहिस्तानी साहब, मैं जरा शौकत बसरा साहब की तरफ भी जाऊंगी, उसके बाद फिर मैं आपकी तरफ वापस आती हूँ। बसरा साहब, पहले तो आपसे वो सवाल पूछा था कि ये आपकी नजर में ऑपोजिशन के लिए गड़बड़ है, कहीं आप आर यू शूटिंग योरसेल्फ इन द फुट? अपनी पांव पे कुल्हाड़ा तो नहीं मार रही हुकूमत? मैं फिर कहता हूं कि खा वो हुकूमत के लोग हों, खा वो तहरीके इंसाफ के लोग हों, खा उनका तल्लुक किसी भी इदारे से, वो कहते हैं ना एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। अनिका, दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला करप्शन है 70 साल के अंदर। आप ये देख लीजिए कि ये जो आज मगरमच्छ के आंसू बहा रहे हैं गरीबों के लिए और मजलूमों के लिए, इनको इतना पता होना चाहिए कि 32,000 अरब डॉलर का कर्जा आप लोगों ने छोड़ा, तमाम इदारे तबाह बर्बाद कर दिए। असल बात क्या है, देखें, जब ये फैसला आया तो इन्होंने ट्वीट किया कि देखें मियां साहब जो है अल्लाह की अदालत में सुरखरू हो गए, हमें अदालतों ने बरी कर दिया। अब मेरा ख्याल है कि ये डिटरमिन होना चाहिए कि कौन कौन लोग हैं जिन्होंने इस गरीब मासूम आवाम का पैसा इस बात पे लूटा कि उनको उन्होंने सदर बनाया, उनको उन्होंने जनरल बनाया, उनको जज बनाया, उनको ब्यूरोक्रेट बनाया, उनको सियासतदान बनाया, उनको सहाफी बनाया। उसके नाम पे किन किन लोगों ने अपनी जायदादें बाहर रखी हुई हैं, सबका कच्चा चिट्ठा बाहर आना चाहिए। तो मेरा चाहे वो आपकी अपनी सफों में हो बसरा साहब, क्योंकि मुझे याद है इमरान खान साहब ने अपनी पहली स्पीच में कहा था कि एहतसाब पहले मेरी अपनी सफों में होगा फिर बाकी सफों में होगा, लेकिन अपने सफों को सफे से गायब कर दिया गया। तरीन साहब चले गए यूके,
उसके बाद बहुत सारे लोगों को क्लियर, एक वो आप दो लोगों का आप लोग एग्जाम्पल देते हैं कि हमारे 2 लोग भी तो गए थे जेल में, बाकी सारे जो है उसको विदाउट एनी रेपरकशंस फिर रहे हैं, रेफरेंसेस भी आप लोगों के नहीं बढ़ते हैं। एक बात आप ज़हन में रखें, अच्छा सवाल उठाया है। एक बात आप ज़हन में रखें, जिन जिन की जायदादें बाहर पड़ी हैं उनको कोई रोक तो नहीं सकता। जो कमीशन बना है, इस कमीशन के सामने वो जायदादें पेश कर दी जाए, वो तहरीक इंसाफ के लोगों की हो, वो किसी भी जमात के लोगों की हो, किसी भी इदारे के बंदे की हो। तो मेरे ख्याल में जो कमीशन बना है और उसको जाहिर है मीडिया कवर करेगा, कोई बात छुप सकती नहीं है। इसके बाद मेरा ख्याल है नून लीग को ये जो मैं अभी देख रहा हूँ कि परेशानी जब से ब्रॉडशीट का मामला आया है, इनको तो खुश होना चाहिए कि अगर ये बरी हो गए हैं, इनको उन्होंने बरी कर दिया है, तो मेरा ख्याल में इनको खुद मुतालबा करना चाहिए था कि इसके ऊपर एक बहुत बड़ा कमीशन बने। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी हुकूमत ने इनिशिएटिव लिया, वो फैसला पब्लिक किया। नून लीग का मसला ये है, ये इंग्लिश में फैसले आते हैं, पढ़ते हैं नहीं है, लड्डू खिलाने शुरू कर देते हैं, जब उसका उर्दू तर्जुमा करवा देने फिर रोना शुरू कर देते थे। बात सिर्फ इतनी, अभी आप देखिएगा एंज तो ना करो बसरा साहब, मतलब इतना तो बेचारों को गया गुजरा ना बोले ना आप, तो ये तो तस्दीक वाली बात हो गई। अच्छा मुझे जरा ब्रिगेडियर साहब की तरफ भी जाने दें। ब्रिगेडियर साहब, आपको एहतसाब के इदारे नैब में रहने का एक एक्सपीरियंस है, एक वर्सेटाइल एक्सपीरियंस है, फिर आप डिफेंस में भी रहे हैं जिनके ऊपर इल्ज़ाम जाता है कि जी ये असल में हुकूमत को लेकर आए हैं। अजमत सईद साहब की सुप्रीम कोर्ट के बड़े ऑनरेबल जज हैं, उनका वो एक कमीशन के 1 मेंबर कमीशन उनके अंडर होगा या कंप्राइज करते हैं वो। इस कमीशन में सिर्फ और सिर्फ अपोजिशन या फिर हुकूमत के लोगों का भी एहतसाब या उनकी भी जायदादें बाहर देखी जाएंगी? क्योंकि लेट्स बी ऑनेस्ट, बहुत सारे स्पेशल असिस्टेंट्स की जायदादें भी बाहर हैं, बहुत सारे लोगों की जायदादें भी बाहर हैं। बल्कि अंदर खाने तो एक दफ़ा ये भी बात हुई थी, आपको याद है जब ऐसे पीएम्स के वो जो सामने आए थे सारे के सारे डाटा के किसके पास क्या क्या चीज़ें हैं, तो उस टाइम पर कुछ 2 ऐसे पीएम्स ने अंदर खाने पर्सनल जगहों पर बैठ के ये बात भी की थी कि हमारे खिलाफ तो अगर कुछ आएगा तो हम बोरिया बिस्तरा बांध कर चले जाएंगे बाहर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए, ये तो डिपेंड करता है जो TORs है इस कमीशन के। इम्पॉर्टेंट चीज़ तो ये है कि पहले तो मेरी नज़र में ये जस्टिस अजमत साहब का जो कमीशन है, इन्होंने तो पूरा इन्वेस्टिगेट करना ये तमाम ब्रॉडशीट के मामला कि किस दौर में कॉन्ट्रैक्ट हुआ। जारी बात, काफ़ी इंफॉर्मेशन तो ऑलरेडी आ गई है। फिर वो कॉन्ट्रैक्ट जो है किन लोगों ने किया, कॉन्ट्रैक्ट गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने अप्रूव किया या थी, जिस तरह कि हमारा प्रोसीजर अप्रूव करने का। फिर कॉन्ट्रैक्ट में जो एक बड़ी कंट्रोवर्शियल किस्म की जो टर्म्स एंड कंडीशन आई हैं जो कि पाकिस्तान के इंटरेस्ट में नहीं है और जिसको ब्रॉडशीट ने एक्सप्लॉइट किया, और क्या कुछ हमारे अंदर के लोग थे नैब में उस वक्त अंदर के खाने जो कि मिले हुए थे ब्रॉडशीट के साथ। और उसके बाद भी जब फौज नैब से चली गई, उसके बाद भी ये जो 2 पार्टीज आई हैं, PMLN और पीपल पार्टी, इनके दौर में भी वो जो उन लोगों को पेमेंट्स की गई थी, कौन कौन लॉयर्स थे और वो क्या वो मिस्ट्री थी, जो डूबियस किस्म की ट्रांजैक्शन थे, जो भी आप कहें, तो और मुलाकातें उनके साथ और उनको ब्राइब करने की कोशिश की जा रही है ब्रॉडशीट वालों को वगैरह, ये तमाम चीज़ें। तो मेरा ख्याल पहले तो वो चीज़ें जो है ना इम्पोर्टेंट इन्वेस्टिगेट करना है कि एग्जैक्टली हुआ क्या था, क्यों हुआ था, कैसे हुआ था और कौन कौन लोग थे जिन्होंने वो तमाम किया था, चाहे उसमें उस वक्त के चेयरमैन नैब हो, उस वक्त के प्रोसिक्यूटर जनरल हो वगैरह, जो भी सीनियर लोग थे। और जहाँ तक ब्रॉडशीट में जो हमने जो टारगेट दिए थे उस वक्त 2000 में जब इनिशियली उनको मैंडेट दिया गया था, तो वो तो 200 लोग जो थे उनके नाम तो अखबारों में आ चुके हैं, चाहे वो बिजनेसमैन थे, रिटायर्ड फौजी थे, सीनियर आर्मी ऑफिसर थे, बिजनेसमैन थे, पॉलिटिशियन थे, ब्यूरोक्रेट थे, वो तो नाम सारे आ गए हैं। अब उन लोगों में कि क्या क्या डिटेल्स हैं जो अपना एसेट्स की पाकिस्तान से बाहर, वो यस अभी वो पूरी चीज नहीं आई। 45 दिन फारूक साहब, 45 दिन दिए हैं, 45 दिन काफी होंगे सारी चीजें एक कंप्लीट करने में, इन्वेस्टिगेशन एंड देन उसके ऊपर कोई रिजल्ट सामने आने में, कोई रिपोर्ट सामने आने में काफी होंगे 45 दिन? देखिए, अगर 45 दिन ना भी कम हो तो आई एम श्योर वो जो भी कमीशन ऐसा बनता है, इंक्वायरी कमीशन एक्ट 2017 के तहत जो गवर्नमेंट के पास पावर्स है, तो वो 15 दिन 20 दिन आगे हमेशा वो चीजें बढ़ाई जा सकती है। मादी में भी जितने कमीशन बने हैं, खासकर इस गवर्नमेंट के दौर में, चीनी कमीशन, आटा कमीशन, तो जब भी उन्होंने कहा FIA ने किसी इदारे ने कि हमें 15 दिन और दें, तो वो दिए जाते हैं। वो दैट इज नॉट रियली इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि
उन 200 अशखास के बारे में जो इंफॉर्मेशन अभी तक पब्लिक नहीं हुई है, कुछ लोगों की तो पब्लिक है, एक दो पर्सनालिटी से तो पैसा भी रिकवर हुए हैं, ठीक है ना जी। जिस तरह एडमिरल मंसूर हक हो गए, वो अगस्ता सबरीन वाला केस हो गया, जनरल जायद अली अकबर हो गया, लेकिन जो बाकी लोग हैं जिनके बारे में बिल्कुल मामला चुप है, वी डोंट नो व्हाट हैपेंड, उनके साथ उनके क्या क्या एसेट्स हैं। अच्छा, बाय द वे, ये जो मामला था ये पिछले आप समझे कि 2000 से लेके 2007-8 तक है जब ये इंफॉर्मेशन आती रही है। उसके बाद जब ये दोनों गवर्नमेंट्स आ गई हैं तो फिर तो ये तमाम चीज के ऊपर उनको बिल्कुल ब्लैकआउट कर दिया गया ना। तो अब ये देखना है कि जो इंफॉर्मेशन आती रही है 2007-8 तक, उनमें क्या क्या लोग थे, उनके क्या एसेट्स थे, इंक्लूडिंग द शरीफ फैमिली, द जरदारी फैमिली और बाकी जो टॉप ऐसे पाकिस्तानी थे। लेकिन उसके बाद जो है वो सारी इंफॉर्मेशन तो नैब के पास है। ठीक है, अब क्या। अच्छा फारूक साहब, मुझे ब्रेक की तरफ जाने दें, उसके डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं। लेट्स गो ऑन ब्रेक। उसके बाद फिर देखते हैं ये जो 200 अफराद और उसके बाद जो 2007 के बाद होगा, अब इसका क्या होगा। कैन दैट ऑल्सो बी इन्वेस्टिगेटेड आफ्टर अ ब्रेक? वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि ठीक है 2007 तक तो जो मामला होना था वो हो गया, 2000 से 2003 तक का एक एरा, 2003 से 2007 तक का एरा, उसके बाद आ गई जमहूरियत, और जमहूरियत के बाद एहतसाब कुछ आसपास चलता हुआ नजर नहीं आता। हमेशा से पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की बात होती रही, और पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की बात करें तो सबसे ज्यादा इल्जामात लग रहे हैं अभी पीटीआई के ऊपर। पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के इन इल्जामात को तो बसरा साहब धोना बड़ा मुश्किल हो गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, कंसिडरिंग कि अब इस कमीशन को भी ऑपोजिशन की तरफ से ये कह दिया गया है कि जस्टिस साहब को तो साइड पे हो जाना चाहिए। एहसन इकबाल साहब ने आज बोला, हर बात को, हर एहतसाब को, हर इंक्वायरी को पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की नजर से देख रही है ऑपोजिशन। और मसला यह है कि आप लोगों के वुज़रा जो हैं, फौज जफर मौज पूरी आती है, एक बात करता है, फिर दूसरा बात करता है, फिर तीसरा बात करता है। वफाकी वजीरों की जो लिस्ट है उसके अंदर फॉरेन मिनिस्टर हो गए, पानी बिजली के मिनिस्टर हो गए, सारे के सारे मिनिस्टरों का एक ही काम होता है। इससे लगता है कि पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो रही है। बसरा साहब, कोई एक आधा बंदा रखें कोई पॉलिटिक्स के ऊपर बात करने वाला, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ठीक है, बाकी सारे क्यों? देखिए, पहली बात तो ये है कि अगर इनको इतराज है कि ये कमीशन को गैर आईनी या गैर कानूनी बना है, तो इसमें सबसे पहले इनको जाना चाहिए सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में कि हुकूमत ने ये गैर कानूनी काम किया है और ये गैर आईनी काम किया है। अब ये तो पहली बात मैं समझता हूँ इनको खुश होना चाहिए था जब इनको क्लीन चिट मिल गई, ये बेगुनाह हो गए, बाहर की अदालतों से चले। यहाँ तो अब बात कर रही है जो विक्टिमाइजेशन की, बाहर की अदालतें तो विक्टिमाइजेशन नहीं करेंगी, बाहर की एजेंसियां तो गलत रिपोर्ट नहीं देंगी, बाहर किस किस की प्रॉपर्टियां, सो इनको तो खुश होना चाहिए। तो मेरा ख्याल है इनको वेलकम करना चाहिए। और अगर मैं फिर कह रहा हूँ, उसी बात पे आ रहा हूँ, अगर ये समझ के हमने कुछ गलत किया है तो इनको फिल फॉर अदालतों में जाना चाहिए, ताकि वहां पर जो कोर्ट्स वर्डिक्ट देंगी हम उसका एहतराम करेंगे। अच्छा, शेख अजमत साहब जब तक सुप्रीम कोर्ट के जज रहे, केस समाअत करते रहे, हर किस्म के, उनके खिलाफ आज तक एक दरखास्त नहीं दी, उनका कैरियर साफ शफाफ था। ये यकायक इनको क्या शेख अजमत साहब, इसका मतलब ये है कि जितने ये बुकलाए हुए हैं, जितनी इनकी घबराहट और परेशानी है, दाल में कुछ काला नहीं है, दाल सारी काली। अच्छा, वो शहजाद अकबर साहब के बारे में जो कमीशन का मामला है वो भी इन्वेस्टिगेट होगा बसरा साहब? फिर वही बात, अनिका बार बार ये पूछे ही ना कि क्या। मैं कहता हूं पहली बात तो हर चीज इन्वेस्टिगेट होगी, नंबर 1। नहीं, शक हो जाता ना बसरा साहब, क्या करें फिर, शक भी तो दूर करना है ना हमने। नहीं, अनिका मेरी बात समझे, अगर ये समझते हैं कहीं पे कोई चीज मिसिंग है, वो गलत हो रहा है, तो इनको तो उस कमीशन में जो 45 डेज दिए गए हैं, ये तो ऑलरेडी यूके में बैठे हुए हैं, इनके पास तो एक एक बंदे की जायदाद होगी, एक एक बंदे के सबूत होंगे। अब वो सारी चीजें आनी है उस कमीशन के अंदर। तो मैं इनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि सबसे पहले शहजाद अकबर के खिलाफ जो सबूत हैं, मुस्लिम लीग नून वाले या और जो दोस्त हैं, वो दें उस कमीशन। अच्छा, मैं कोहिस्तानी साहब की तरफ यही सवाल ले जाती हूँ। कोहिस्तानी साहब, टाइम है, आप लोग तमाम सबूत लेकर जा सकते हैं कमीशन के सामने। क्या लेकर जाएंगे ये सबूत? क्योंकि माजी में होता रहा है, आप लोग कहते जरूर रहे हैं हम लोग जो है केस करेंगे, हम हद तक इज्जत का केस करेंगे, हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन अल्टीमेटली जो प्रैक्टिकल स्टेप्स की बात आती है तो थोड़ा बैक ट्रैक हो जाती है पीएमएलएन। देखिए अनिका, ये सारी प्रैक्टिस जो ब्राडशीट का जो इमरान वजीर आजम साहब ने ट्वीट किया था और बड़ी शादमाने बज रहे थे प्राइम मिनिस्टर हाउस में कि बड़ी कामयाबी हो गई है,
फिर पता जब उनको लगा कि जिस तरह इन्होंने टीका लगाने की कोशिश की और एम्बेसी में जहाँ पे चाय के पैसे नहीं होते, जहाँ पे पाकिस्तान के टैक्सेस के पैसे पहले ही भेज दिए गए फैसले से पहले, उसमें सारी तो शहजाद अकबर साहब, देखिए शहजाद अकबर साहब 2.5 साल से PMLN की लीडरशिप पे टारगेट करके रोजाना आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, इल्जाम लगाते हैं, तो सबूत तो ये लेके जाए ना, हम किस चीज के सबूत नहीं, आप लोग कुछ तो करें ना। कोस्तानी साहब, आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये अपने बंदे को खुद पकड़ाएंगे कि ये लें जी, ये आप पकड़ लें इनको, हमें इनकी जरूरत नहीं है। वो तो इनके सीसा पिलाई दीवार की से सिपाही है ना, वो क्यों देंगे इन्हें? आप लोग जाएं, रेफरेंस लेकर जाएं, या फिर कोई सबूत लेकर जाएं। देखिए, दूध की रखवाली पे बिल्ला बैठा हुआ है, तो ये तो मैं कहता हूँ चोर नहीं है, डाकू नहीं है, इससे कोई बड़ा और कोई माफिया। तो आप बिल्ली के गले में घंटी डाल देना कोहिस्तानी साहब। चीनी में टीका लगाया जो कमीशन इन्होंने बनाया, जिस तरह उसको NRO दिया, जिस तरह इस मामले में भी ये भागना चाहते हैं। बात ये है कि हम ये सिर्फ सब कुछ क्यों किया जा रहा है? ये नवाज शरीफ साहब को 22 साल से ये प्रैक्टिस की जा रही है। इस पानामा में जो 400 नाम थे, उसमें एक नवाज शरीफ को टारगेट किया गया, उसमें भी 1 रुपया ये साबित नहीं किया। GIT के झूठे इल्जाम थे, जो वॉल्यूम 10 था, वो जाके इन्होंने लंदन हाईकोर्ट में दे दिया और वहां इनको मुंह खानी पड़ी कि भाई आपके पास कोई सबूत नहीं। अच्छा, बसरा साहब कोई जवाब दे रहे हैं इसका? बसरा साहब कोई जवाब दे रहे हैं? ठीक है बसरा साहब। आज भी ये बिल्कुल नवाज शरीफ पे इल्जाम लगाया जाए, मगर मैं समझता हूँ पाकिस्तान के सबसे बड़ा है ये मौला जाट की बढ़ के ना मारे। अब कमीशन 1 मिनट कोस्तानी साहब सब्र तो करिए। और एक देखो कोस्तानी साहब रोड़ा बड़ा बांधे हो, बात सुन ले मेरी बात। मैं आपको ये कह रहा हूँ कोस्तानी साहब, आप अब आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। आप सुन तो ले मेरी बात, तो सुन ले, हौसला तो करें यार। आपके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, आप कोई टाइम जाया किए बगैर जो आपकी 2 हुकूमतें रही हैं, 2008 से 2013 तक भी आपकी हुकूमत मिले हुए थे आप, और 2013 से 2018 तक भी। अब आप एक काम करें कि आप तमाम सबूत मिलने नहीं हुए थे बसरा साहब उस टाइम पर चीर फाड़ करके पैसे निकालने की बात हो रही थी, तो ये ज्यादती ना करें आप, मिले गुले होने की बात ना करें ना। वो सब टोपी ड्रामा था, गला फाड़ देंगे, पेट काट देंगे अवाम को दिखाने के लिए। लेकिन जो COD हुआ था वो इसी बात का था, ना तुहां पूछना है ना सहां पूछना है। ठीक है, माल खाओ और बोलना नहीं। अच्छा, अब इनको मैं सिर्फ एक बात कह रहा हूँ कोस्तानी साहब कि आप अल्लाह का नाम माने, यहाँ टीवी से उठें और सारे अपने लोग अपनी मीटिंग बुलाएं और लंदन और पूरे दुनिया में फैल जाएं। जहां जहां आपके पास सबूत है वो कमीशन के सामने लाके रख दें। मेरे पास आखिरी 2 मिनट है, हमारे लोग बचने नहीं चाहिए। मेरे पास आखिरी 2 मिनट है। फारूक साहब, व्हाट नेक्स्ट इज द क्वेश्चन। इसकी बड़ी वाइड रेंजिंग पावर्स है अंडर द लॉ, और ये किसी इदारे को, किसी इंडिविजुअल को समन कर सकते हैं। हर किस्म का रिकॉर्ड जो है इदारे जो हैं वो पाबंद हैं इनको देने के लिए। और इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि ये मूसवी साहब जो भी पिछले 1 हफ्ते से पूरे मीडिया पे हमारे छाए हुए हैं, अब देखना ये कि ये पाकिस्तान आके अपना पूरा बयान रिकॉर्ड कराते हैं कमीशन के सामने, या वहाँ पे मुश्किल ही है फारूक साहब जी, मुश्किल ही लग रहा है वैसे। नहीं, लेकिन होगा ना। अच्छा, आपने शहजाद अकबर साहब की बात की। शहजाद अकबर साहब कितनी मरतबा जो है आपको पता है, हमें वो लंदन जाते रहे, चाहे नवाज शरीफ के एसेट्स के लिए, ब्रॉडशीट के लोगों को मिलने के लिए। तो वो अपना शहजाद अकबर साहब जो है उन्होंने भी अगर कोई गलत काम करने की कोशिश की है, जिस तरह उन पर इल्ज़ाम लगाया गया, इल्ज़ाम है कि वो भी कट मांगते हैं बाकी जिस तरह बाकी कुछ और लोगों ने भी, तो मेरा ख्याल है कि वो चीज़ें सामने आएंगी। और ये बिल्कुल गवर्नमेंट का ये एक चीज़ जाती है गवर्नमेंट के अगेंस्ट। अब वो देखते हैं रिजल्ट क्या निकलता है कि जनाब कैसे ओवरनाइट जो है वो एक ECC में अपना अप्रूवल भी हो गया, फिर उनकी रिकमेंडेशन पे कैबिनेट ने भी अप्रूव कर दिया, और पैसे जो है वो $25 मिलियन जो है ओवरनाइट वहां पे ट्रांसफर भी हो गए। तो ये चीजें अब खुल के साथ, माय पॉइंट इज दिस, कमीशन का फायदा ये है, थिंग्स आर गोइंग टू बी वेरी वेरी ट्रांसपेरेंट, और चीजें छुपी नहीं। और कमीशन का कानून है, जब आप कमीशन बनाते हैं, इंक्वायरी ऑफ कमीशन एक्ट 2017, द फाइंडिंग्स हैव टू बी मेड पब्लिक। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो जुडिशियल कमीशन बना था इसी तरह का 2014 के धरने के बाद इलेक्शन पे, वो भी इसी तरह था, उसकी भी फाइंडिंग आपको पता है, पूरी वो 200 पेज की रिपोर्ट जो है पब्लिश हुई थी। इंपॉर्टेंट चीज जो मैं कहना चाह रहा हूं, जस्टिस अजमत साहब का अगर ये मामला कामयाब हो गया, तो मैं एक लाइट टोन में बात कर रहा हूं, ही हैज ऑल द चांसेस ऑफ बीइंग अ स्ट्रांग कैंडिडेट फॉर द नेक्स्ट चेयरमैन नैब इन अक्टूबर, जो भी मौजूदा चेयरमैन नैब रिटायर हो रहे हैं। चलें फारूक साहब, इसी ब्रेकिंग न्यूज बना लेते हैं ना जरा ऐसे कि अगर अजमत
सईद साहब जो हैं, जस्टिस रिटायर्ड आजमत शेख सईद साहब, तो अगर तो उनका मामला ये सही हो गया तो फिर वो नेक्स्ट चेयरमैन नैब बन सकते हैं फारूक साहब की नजर में। बट इसी पे इस सेगमेंट ना करे फारूक साहब, नहीं तो सारों ने कहना हमें पहले से अंदर की खबर थी। लेकिन इसी पॉइंट पे मुझे जरा ये वाला सेगमेंट एंड करने दे। फारूक साहब बहुत, खेलदास कोहिस्तानी साहब बहुत शुक्रिया, शौकत बसरा साहब थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी इन माय शो। मैं ब्रेक की तरफ जाऊंगी, ब्रेक के बाद आज इंडियन रिपब्लिक डे की बात करते हैं, रेड फोर्ट पे क्या हुआ उसके हवाले से बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हमारा हमसाया, हमारा अनफॉर्चुनेटली दुश्मन भारत का आज रिपब्लिक डे मनाया जा रहा है और ये रिपब्लिक डे भारत के तमाम स्याह कामों को, करतूतों के जो मामलात हैं वो अब सामने लाता हुआ नजर आ रहा है। जो फुटेज आप हमारी स्क्रीन पर, अपनी स्क्रीन पर मुलाहिजा कर रहे हैं, ये उन किसानों की है जो किसान अभी मोदी हुकूमत के खिलाफ डट गए हैं, उठ खड़े हुए हैं, गैर मसावी रवैये के खिलाफ आवाज बुलंद कर रहे हैं। आज न्यू दिल्ली में रेड फोर्ट पर खालिस्तान का झंडा लहरा दिया गया है। ये येलो रंग का जो झंडा है ये इस बात का गम्माज है कि अब बिगेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरी कुव्वत भारत कोलैप्स का शिकार है। मैं पहले ही अपने प्रोग्राम्स में कह चुकी हूं कि भारत को अब किसी दुश्मन की जरूरत नहीं। नरेंद्र मोदी के होते हुए किसी भी दुश्मन की जरूरत ना होने वाले भारत का अब हाल ये हो गया है कि वो अंदरूनी मामलात को देखते देखते इम्प्लोजन की तरफ बढ़ रहा है। एक तरफ कश्मीर के अंदर मजालिम ढाने वाला भारत, कश्मीर में भी 1 साल मुकम्मल जब हुआ था 5 अगस्त का, जो एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 एंड 35A थे, उस टाइम पर भी अपनी सेलिब्रेशंस नहीं कर सका था। और आज रिपब्लिक डे पर खालिस्तान मूवमेंट भी पूरे जोरों शोर और आबोताब के साथ बढ़ती हुई नजर आ रही है। भारत को ना सिर्फ अंदरूनी मामलात में, ना सिर्फ नागालैंड, आसाम, कश्मीर, खालिस्तान, इन तमाम इलाकों के अंदर मसाइल का सामना है, बल्कि बैरूनी मकामात पर भी मसाइल का सामना है। एक बड़ी डेवलपमेंट ये हुई है कि यूरोपियन पार्लियामेंट की एक कमेटी है, फॉरेन इंटरफेरेंस इन ऑल डेमोक्रेटिक प्रोसेसेस इन ईयू। इसके अंदर आज ईयू डिसइंफो लैब ने जो तमाम मामलात इंडियन क्रॉनिकल्स के नाम से शाया किए थे उसके ऊपर हियरिंग हुई है। इसके अंदर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ईयू डिसइंफो लैब अलेक्जेंडर एल फलीपे और साथ ही साथ एमडी गैरी मचाडो ने भी पूरी कमेटी को ब्रीफ किया है। ऐसा लगता है कि अंदरूनी और बैरूनी मकामात पर चैलेंजेस का सामना करने वाला भारत अब नरेंद्र मोदी की क़यादत में तोड़ फोड़ का शिकार होता हुआ नजर आएगा। एक जगह सेक्युलर चेहरा दिखाने वाला भारत अब सिर्फ और सिर्फ फाशिस्ट हिंदुत्व का गढ़ बन गया है और ऐसी जगह पर किसी भी माइनॉरिटी की जगह नहीं बची, खा वो मुसलमान हो, खा वो सिख बरादरी हो, दलित हो, क्रिश्चियंस हो या कोई और, हर जगह मजालिम ढाने वाला नरेंद्र मोदी और बीजेपी अब ऐसा लगता है कि सुबकी की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इसी पॉइंट के ऊपर अनीका को इजाजत दीजिए कैपिटल लाइव के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज नासिर।